चलिए क्लास को गति देते हैं अपनी, बढ़ाते हैं आगे को। एंड दिस इज व्हाट, एंड नाउ प्लीज कम टू सेक्शन 44। दिस इज व्हाट डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम विल कम फ्रॉम द हेडिंग itself. Which section deals with the dissolution of the firm by the court? It is section 44, and this section is very important for your mains. Very important for your mains and also very tough for your mains, क्योंकि रटने वाला काम बहुत है इसमें। आपको A to G जो क्लॉजेज हैं सारे, ये इसे सब रटनी पड़ेगी आपको। A B C D E F G, सेवन क्लॉजेस आपको रटनी पड़ेंगी मेंस के लिए, क्योंकि इसमें आएगा क्वेश्चन, लिख लीजिए। डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस व्हेन ए फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द कोर्ट। अब जब सर्कमस्टेंसेस आपको लिखने पड़ेंगे तो सेवन के सेवन आपको वो जॉट डाउन करने पड़ेंगे, और यही इसकी डिफिकल्टी है। समझने में आसान है, कहीं कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, लेकिन फिर भी रटने वाला काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सेवन पॉइंट्स रटने, और यही इसकी डिफिकल्टी है। लेकिन मेंस के लिए आपको डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट करना ही पड़ेगा, और इन्हीं पॉइंट से आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। तो लेट्स स्टार्ट द डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट। दिस इज सेक्शन 44। प्लीज गो टू सेक्शन बड़ा पर्दा कह रहा हूँ। प्लीज गो टू द बोर्ड एंड यू सी द पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको नोट करना चाहिए कि व्हेन वी आर गोइंग टू दिस, when do we feel need for dissolution by the court? When all the partners do not want the dissolution. देखिए, जब ये सभी पार्टनर्स, जब सब पार्टनर्स डिसोल्यूशन नहीं चाहते हैं, है ना, मैं चाहता हूं डिसॉल्व हो जाए, आप नहीं चाहते हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो तब क्या होगा? ओनली इन दैट केस वी अप्रोच टू द कोर्ट। अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका क्या है? सेक्शन 40 बाय एग्रीमेंट, कि भाई अब हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, वी शैल नाउ डिसॉल्व दिस पार्टनरशिप फर्म। तो म्यूचुअल कंसेंट से तो हो नहीं रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऐसा नहीं चाहते होंगे। देयर विल बी टू अपोजिट व्यूज, कि वन पर्सन इज सेइंग कि नो इट शुड बी डिसॉल्व्ड, एंड वन पर्सन या वन ग्रुप इज सेइंग इट शुड नॉट बी डिसॉल्व्ड। देन देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू विल हैव टू अप्रोच टू द कोर्ट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ दिस। And in this background, please read the section 44. It says what? You please see the direct language. At the suit of a partner, a court may dissolve. Please see, a court may dissolve a firm on any of the following grounds. And from here itself you can conclude that this is the what? Court is not bound for this. It is the discretionary power, discretion of the court. यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स का, और यही एक नेक्स्ट आपका टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पर, बिकॉज दे हैव यूज्ड द वर्ड कोर्ट मे डिसॉल्व। इट शोज दैट इवन इफ द ग्राउंड एग्जिस्ट, जो A to G ग्राउंड्स हैं इसके सेक्शन में मेंशन, डिस्पाइट द फैक्ट दोज ग्राउंड एग्जिस्ट, यू हैव ए राइट टू, एज ए पार्टनर यू हैव ए राइट टू फाइल द सूट। आप सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सूट शैल बी, पार्टनरशिप शैल बी डिसॉल्व्ड और नॉट, दैट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। एंड इसी पॉइंट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल सकता है, और मेंस में भी ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म। बात समझ में आ गई आपको? अब आप पढ़ेंगे A B C D E F G तक वो कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं। व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच इस पार्टनर कैन अप्लाई फॉर द डिसोल्यूशन एंड इस कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, यहां तक की बैकग्राउंड समझ में आ रही है आप लोगों को? व्हाई वी आर गोइंग इनटू द कोर्ट? बिकॉज देयर आर सम पार्टनर्स who don't want to get it dissolved. कुछ लोग चाहते हैं डिसॉल्व हो, और कुछ चाहते हैं डिसॉल्व नहीं हो। That is why you are approaching to the court, and now then in that case this is the suit of a partner. If one of the partner or two of the partners are
आर इंस्टीट्यूटिंग ए सूट फॉर द डिसोल्यूशन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। नाउ प्लीज गो टू द ए, एंड यहीं से क्वेश्चन बनता है। देखिए, दिस इज दैट ऑन व्हाट ग्राउंड, दैट ए पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। एक पार्टनर ऐसा है, सपोज कीजिए दिस इज ए बी सी डी, एंड वन ऑफ देम पार्टनर डी, वन पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, in which case the suit may be brought by the next friend of the partner who has become unsound mind, यानी कि इनका नेक्स्ट फ्रेंड ला सकता है, और एंड एज बाय एनी अदर पार्टनर। तो इन दैट केस यू विल सी कि द ओनली क्वेश्चन इज दिस कि हु कैन ब्रिंग द सूट इन दिस केस। द फर्स्ट ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन, जो पहली ग्राउंड है वो क्या हुई आपकी, तो पहली ग्राउंड हुई आपकी कि वन ऑफ द पार्टनर, एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। जो टेक्निकल पॉइंट ये है कि ए बी सी डी में से डी अनसाउंड माइंड का हुआ, तो सूट कौन ला सकता है, तो सूट डी के बिहाफ पर भी आ सकता है। जब डी तो हो गया अनसाउंड माइंड, तो उसके लिए लेकर आएगा वाद मित्र, नेक्स्ट फ्रेंड, ऑन नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ दिस पार्टनर। जो पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया है उसके बिहाफ पर सूट लाया जा सकता है थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक, एक तो ये बात हुई। दूसरा क्या हुआ, डी लाना नहीं चाहता है तो ईदर ऑफ दिस, ए भी सूट ला सकता है, बी भी ला सकता है, और चाहे तो सी भी सूट ला सकता है। इनमें से कोई सा भी पार्टनर ऐसा इस प्रकार का सूट ला सकता है। एंड अगेन इन दैट केस if this is the ground, so you can see if you read like this, in this case suit of the partner या तो next friend का सूट हो गया, next friend of unsound mind partner, या फिर other partners के सूट में। but court may dissolve, court is not bound to dissolve even in that case, it is the discretion of the court। ये ध्यान रखना, court will see whether it should be so। लॉ ये हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड ए सूट में बी इंस्टीट्यूटेड, ए पार्टनर, ए सूट में बी ब्रॉट, सूट में बी इंस्टीट्यूटेड, बट अल्टीमेटली इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट वेदर टू डिसॉल्व द फर्म और नॉट डिसॉल्व फर्म। इसको मैं बार बार क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं, क्यों उसको फोकस पे ला रहा हूं, क्योंकि ये मान के मत चलना कि इन ग्राउंड के होने पर वो कंपल्सरीली होगी ही होगी। कंपल्सरीली नहीं है, डिस्कोर्ट के कोर्ट इज नॉट बाउंड, कोर्ट विल सी, कोर्ट विल अप्लाई इट्स माइंड कि इन गिवन सर्कमस्टेंसेस वेदर द पार्टनरशिप शुड बी डिसॉल्व और नॉट। बोलो है ना, कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए अभी, दैट ए पार्टनर, कौन सा पार्टनर, दैट ए पार्टनर अदर देन दी पार्टनर सुइंग हैज बिकम इन एनी वे परमानेंटली इनकेपेबल, प्लीज हाईलाइट द वर्ड इनकेपेबल, permanently incapable of performing his duties as a partner. So there are, again we assume A, B, C, D, these are the partners, and one of the partner has become permanently incapable, okay, and then E, B and C, A, B, C में से, इनमें से these are the partner, they can bring the suit। क्या मतलब इसमें, देखिए इसमें क्या खास बात है, और उसमें पहले से क्लॉज में कहाँ अंतर करना पड़ेगा। इन केस ऑफ ए दोनों ही पार्टीज में से कोई सा भी एक सूट ला सकता था। जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का हुआ है उसकी तरफ से भी सूट आ सकता था, और अदर पार्टनर्स में से भी कोई ना कोई पार्टनर सूट ला सकता है। हाँ, एक पार्टनर, इसमें खास बात क्या है कि एक पार्टनर यहां पर परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है, तो वो सूट लेकर के नहीं आ रहा है, या उसके बिहाफ पर कोई सूट लेकर के नहीं आ रहा है। कौन, दैट ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग
तो जो पार्टनर सू कर रहा है या ए कर रहा है, बी कर रहा है या सी कर रहा है, इससे जो अलग पार्टनर यानी कि डी, वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है। और यहां पर जो कैच है, यहां पर जो टेक्निकल पॉइंट है जो पकड़ना है, वो इनकेपेबल को पकड़ना है। इनकेपेबल टेम्परेली भी हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है। तो यहां पर ही ध्यान रखना, ही हैज बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। अपने एज ए पार्टनर, एज भागीदार के रूप में अपना कर्तव्य का अनुपालन करने में वो पूर्ण रूप से असमर्थ हो चुका है। दिस इज परमानेंट इनकेपेबल, एंड इन दैट केस यू प्लीज नोट डाउन दैट देयर इज अ केस नेम, आई थिंक इफ आई दिस इज विटवेल। केस का नाम मैं यहीं लिख देता हूं, यहीं पर लिख लीजिए, विटवेल वर्सेस आर्थर 35 BEAV 340। दिस इज द नेम ऑफ केस। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था कि एक पार्टनर को पैरालिटिक अटैक हुआ, पैरालिटिक अटैक हुआ। तो इस केस में कहा गया कि पैरालिटिक अटैक जो हुआ है वो परमानेंटली इनकेपेबल नहीं करा रहा है उसको, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ दिनों के अंदर दैट ही विल रिकवर। तो इन दैट केस ऑन दैट ग्राउंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म वाज डिसअलाउड बाय द कोर्ट ऑन दैट ग्राउंड, कि परमानेंट सी पर केस लॉ है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विटवेल वर्सेस ऑथर का केस ध्यान रखना, यहां पर विटवेल का केस ऑथर का, कि यहां पर जो परमानेंटली इनकेपेबल वाली बात है, इसी पर केस लॉ है कि जो पर्सन है इस ग्राउंड के लिए कैसे इनकेपेबल होना चाहिए, ही शुड नॉट बी टेम्परली इनकेपेबल, ही शुड बी परमानेंटली इनकेपेबल। और जब भी आप इसको मेंस में लिखेंगे तो मेंस में परमानेंटली को हाईलाइट जरूर करेंगे, उससे एग्जामिनर को ये इंडिकेट होता है कि यू आर स्मार्ट एनफ, कि यू वांट कि दिस इज देयर इज अ वर्ड परमानेंट, ये छुपा हुआ ना रह जाए। तो परमानेंटली इनकेपेबल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज हेयर। हाँ है ना, बताइए समझ में आया आपको? कम ऑन, किसको समझ में नहीं? इसमें सेकंड पॉइंट हालांकि मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, इस सेक्शन 44 में आपको ये देखना पड़ेगा कि सूट कौन ला सकता है, हु कैन ब्रिंग द सूट। इन दिस केस हु कैन ब्रिंग द सूट, एनी पर्सन अदर देन दिस, जो पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है उससे अन्य कोई भी पार्टनर ला सकता है, ठीक है, कोई भी अदर पार्टनर कैन सूट। बस एक अगर ये है ए बी सी डी है एंड डी इनकेपेबल हो गया है, तो ए हो या बी हो या सी हो, इन तीनों में से कोई भी इस प्रकार का सूट ला सकता है, डी नहीं लाएगा। उसमें क्या था, डी भी ला सकता है थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड। ये वाली कौन सी ग्राउंड थी, ये थी अनसाउंड माइंड के बेसिस पर। कर लेंगे आप लोग। अब आ जाइए सी पर, वेरी टेक्निकल अगेन, वेरी टेक्निकल अगेन, वही सेम लाइन क्या है, दैट ए पार्टनर कौन सा, अदर देन द पार्टनर सुइंग, अगेन वी एज्यूम ए बी सी एंड डी, ठीक है, इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट, डी इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट, डी इज द पार्टनर हु इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट। कैसी कंडक्ट, likely to affect prejudicially the carrying on the business, जो बिजनेस को कैरी ऑन को एडवर्सली अफेक्ट करती हो। अब इसमें खास बात क्या है कि मैं आपको शब्द देता हूं, ये जो मिसकंडक्ट है, मिसकंडक्ट का जो मैंने कहा बहुत टेक्निकल वर्ड है, ध्यान रखना, ही इज गिल्टी, वन ऑफ द पार्टनर इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट, यानी यू कैन से मिसकंडक्ट। और वो कैसे कंडक्ट है, बिकॉज ऑफ दैट कंडक्ट बिजनेस कैरिंग ऑन इज एडवर्सली अफेक्टेड, प्रीजुडिशियली अफेक्टेड रिगार्डिंग हेड टू द नेचर ऑफ द बिजनेस। अब इसमें खास बात क्या है कि देखो मिसकंडक्ट है, जो टेक्निकल पॉइंट है, जो टेक्निकल पॉइंट ये नहीं कि बिजनेस करने में मिसकंडक्ट कर रहा है वो, उसकी कंडक्ट ऐसी है, उसका आचरण ऐसा है जिससे कि बिजनेस का कैरिंग ऑन करना डिफिकल्ट हो रहा है, एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल
आप इसको ऐसे समझिए, देखिए सीधा टाइम को समझिए जरा, देखिए अभी मैंने लिख दिया आपके लिए ताकि टाइम, कि यहां पर जो लाइन है इसको समझिए कि जो मिसकंडक्ट है, मिसकंडक्ट ये जरूरी नहीं है, सपोज कीजिए वो बिजनेस में है बैंकिंग के, ये मैंने एग्जांपल है दिया आपको, ये सपोज कीजिए दे आर इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, तो बैंकिंग में बिजनेस में है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो मिसकंडक्ट है वो बैंकिंग का बिजनेस करते हुए कि मिसकंडक्ट हो, दैट कैन बी अनरिलेटेड टू द बिजनेस। जैसे सपोज कीजिए एडल्ट्री है, एक बिजनेस है फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, और दूसरे बिजनेस का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग बैंकर्स का, बैंकिंग बिजनेस का, और जो मिसकंडक्ट है वो है एडल्ट्री। इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, जो मिसकंडक्ट है वो किस कैटेगरी में आ रही है, एडल्ट्री की आ रही है। तो मेरा एक एग्जांपल है बैंकिंग बिजनेस का, एक एग्जांपल है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का। अब आप यहां देखेंगे ना तो बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड है एडल्ट्री, ना ही मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के रूप में मिसकंडक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो बात कर रहे हैं इसमें ध्यान रखना कि ये जो कंडक्ट है, इस कंडक्ट में आप केवल इतना देखेंगे कि जो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है उस बिजनेस की नेचर को देखते हुए, रिगार्ड बीइंग हैड टू द नेचर ऑफ द बिजनेस, इस कंडक्ट की वजह से वो कैरिंग ऑन बिजनेस एडवर्सली अफेक्ट हो रहा हो। तो जो बिजनेस का उस कंडक्ट का जो प्रभाव है, उस मिसकंडक्ट का जो इंपैक्ट है, वो बिजनेस की नेचर को देखते हुए क्या हो रहा है ये देखा जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि बैंकर बैंकिंग का लेन देन करते हुए उसने मिसकंडक्ट की हो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। ये कोई सी मिसकंडक्ट हो सकती है। जैसे यहां पर एडल्ट्री है कि साहब अगर वन ऑफ द पार्टनर ब्रिंग्स ए बी सी एंड डी, वन पर्सन इज फाउंड टू बी द गिल्टी ऑफ एडल्टरी। अब ये टेक्निकल में जाना, एडल्टरी ऑफेंस है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ये यहां पर डी इज फाउंड टू बी द गिल्टी ऑफ एडल्टरी। तो अगर वो बैंकिंग बिजनेस में है तो उसके बिजनेस की नेचर को देखते हुए इसके कंडक्ट से इसके बिजनेस कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो वहां पर वुमेन क्लाइंट्स भी आती हैं, तो उसके जो कंडक्ट से उसके बिजनेस से फर्क पड़ सकता है। तो एडल्ट्री की मिसकंडक्ट पर, एडल्ट्री के ग्राउंड पर अगर बैंकिंग बिजनेस की पार्टनरशिप फर्म है तो कोर्ट यहां मना कर देगी डिसॉल्व करने के लिए। नो नो नो, इट इज नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग, इट इज नॉट प्रेजुडिशियली अफेक्टिंग द कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग बिजनेस। बट इफ द बिजनेस वाज लाइक द डेलिकेट बिजनेस, टीचिंग बिजनेस, कोचिंग बिजनेस, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, in that case adultery kind of misconduct may adversely affect the business in that case. So if he is guilty of the misconduct, guilty of the conduct, अगर वो ऐसी आचरण का दोषी है, किसका, जिससे कि कैरिंग ऑन बिजनेस को कैरी ऑन करना दुष्प्रभावित हो सकता है, विपरीत असर पड़ सकता है उस पर, तो ऐसे पॉइंट पर, ऐसे ग्राउंड पर जो अदर पार्टनर है वो सू कर सकते हैं फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जो गिल्टी पार्टनर है वो नहीं है, गिल्टी पार्टनर से कोई अन्य पार्टनर सू करेगा फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और क्या प्ली करेगा, बिकॉज सच एंड सच पार्टनर इज गिल्टी ऑफ द कंडक्ट and this conduct is keeping in view the nature of the बिजनेस की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अगर आप पाएंगे कि उसके इस दुराचरण की वजह से हमारा बिजनेस करना दुष्कर हो रहा है, लोग हमसे बच रहे हैं, एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है हमारा बिजनेस, इसलिए इस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाए। अब मुझे बताइए समझ में आई नहीं आई बात, ये कम ऑन आ जाइए, नेक्स्ट पर आ जाइए। That a partner, please see the words, that a partner other than the
पार्टनर सुइंग, अगेन वही ए बी सी डी। तो अगर ए सू कर रहा है या बी सू कर रहा है, सी कर रहा है, इन तीनों से अलग, यानी कि डी। डी विलफुली, जानबूझकर और परसिस्टेंटली, willfully or persistently commits breach of agreements relating to the management of the affairs of the firm or conduct of the business। देखो यहां पर ये रिलेटेड हो गया, वहां पर जो ई में सी में था, सी में जो कंडक्ट था दैट कैन बी अनरिलेटेड टू द कैरिंग ऑन बिजनेस। बार बार कह रहा हूं कि सी में जो मिसकंडक्ट है दैट में भी, जैसे एडल्ट्री था, unrelated to the business, but we will see the impact. Misconduct may not be directly related to the business, but we will see the impact, adverse impact पड़ रहा नहीं पड़ रहा। but D के केस में जो willfully, बार बार willfully और persistently commits breach of the agreements, वो बार बार रिपीटेडली जानबूझ करके एग्रीमेंट्स का ब्रीच कर रहा है, और किससे संबंध है, दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द फर्म। क्या पढ़िए, लाइन पढ़िए, देखिए वाली आप, जो एग्रीमेंट्स हैं वो कौन से हैं, एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द फर्म। फर्म के मैनेजमेंट के संबंध में एग्रीमेंट्स हैं, उनको लगातार ब्रीच कर रहा है, या एक कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, जैसा बिजनेस में चलाया जाना चाहिए, बिजनेस के चलाने के तरीके से के संबंध में जो एग्रीमेंट है उसको ब्रीच कर रहे हैं। तो हेयर जो मिसकंडक्ट है वो रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस है, जैसे लगातार लड़ाई करना, फ्रीक्वेंट क्वारलिंग विद द अदर पार्टनर्स, जिससे म्यूचुअल कॉन्फिडेंस टूटता हो। एक रूल बना दिया गया मैनेजमेंट का कि एवरीवन शुड बी ऑन टाइम, मैं नहीं आ रहा हूं, कोई यहां पर शराब नहीं पिएगा, मैं शराब पी करके आ रहा हूं, जुआ नहीं खेलेगा, जो जो डूज एंड डोंट्स है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं आप। और कैसे नहीं कर रहे हैं, ये शब्दों को मत भूलना, और ये मेंस में लिख करके आना, अंडरलाइन करना, विलफुली एंड परसिस्टेंटली, विलफुली एंड और परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट। तो प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको। पर्सनल यूज के लिए पार्टनरशिप फंड, आप एग्रीमेंट किया था कि आप पार्टनरशिप फंड के जो पैसे हैं, जो पेमेंट्स हैं, मनी है, उसको पर्सनल यूज में नहीं लाएंगे, बट यू आर कमिटिंग दोज। तो इट इज अगेन, इट इज द व्हाट, यू आर कमिटिंग ब्रीच रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। So these are the examples relating to this D। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको। बताइए किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए मुझे। ऐसे ये हो गया कि एक पार्टनर जो है ए बी सी डी है, फॉल्स एंट्रीज बनाता है अकाउंट्स में, एंट्री बुक नहीं देता है, अपने घर ले गया। तो ये सारा जो कंडक्ट है, मैं सी और डी में देखो, ऑल दिस कंडक्ट और यू कैन से मिसकंडक्ट इज रिलेटिंग टू द बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द फर्म्स। और वहां पर जो कंडक्ट थी दैट मे बी अनरिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इन दैट केस सी में हम सिर्फ देख रहे थे कि व्हाट इज द इफेक्ट, इफ इट इज एडवर्सली अफेक्टिंग द कैरिंग ऑन बिजनेस, then the suit will be covered under section 6C, clause C, and if it is relating to the conduct of the business or the management of the business firm, then it will be covered under clause D। तो I believe C और D को differentiate कर पा रहे होंगे आप लोग। अब बोलो हाँ या ना, बोलो बचवा। डी में एक केस लिख लीजिए आप, आपका मन नहीं मान रहा है, मैं जान रहा हूं। तो केस का नाम है हैरिसन। हैरिसन वर्सेस टीनेंट, 1856, इतना लिख लीजिए बस। क्या था, देयर वर 3 पार्टनर्स। तो वन ऑफ द पार्टनर्स वाज
कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली इग्नोरिंग द अदर टू पार्टनर्स, सेटल नहीं, कंसल्टेशन करके सेटल करने को तैयार नहीं था। तो उससे क्या हो रहा था कि लगातार बिजनेस को दिक्कत आ रही थी। तो उनका ठीक है, लगातार बार बार सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है, तो फिर ठीक है, डिसोल्यूशन तो फर्म ही ठीक है फिर। लेकिन अगेन इसमें हु विल ब्रिंग द सूट, जो गिल्टी पार्टनर वो खुद लेके नहीं आएगा। देखो इसमें ये नहीं हो सकता कि पहले मैं गिल्ट ऐसा मिसकंडक्ट करूं कि मुझे फर्म को डिसॉल्व कराना है ना। तो मैंने क्या काम किया, मैंने बार बार उस तरीके सीन क्रिएट करना शुरू कर दिया, ताकि पहले मैं कहूं देखो मैंने इतना बड़ा काम कर डाला और अब मैं कोर्ट के सामने जाऊं कि जनाब मेरी कंडक्ट ऐसी है, इसको इस फर्म को आप डिसॉल्व कर दो। ये तो होगा नहीं, यू नोट वेरी वेल। तो कौन जाएगा कोर्ट में, जो पीड़ित जो भागीदार हैं, है ना, जो एग्रीव्ड पार्टनर्स हैं, यू कैन से पार्टनर अदर देन द गिल्टी पार्टनर, सी में और डी में, सी बी सी और डी तीनों में जो पार्टनर जाएगा वो गिल्टी पार्टनर से अदर पार्टनर कोर्ट में जाएगा। केवल ए ऐसा आया है जहां पर वो अनसाउंड माइंड का हो गया है, तो अनसाउंड माइंड के बिहाफ पर उसका नेक्स्ट फ्रेंड जा सकता है या फिर अदर पार्टनर अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को। तो आई बिलीव कि अब आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आनी शुरू हो गई बात ही। अब देखिए इसी का रिमेनिंग पार्ट है, वही पार्ट है, समझा चुका हूं मैं, पढ़ लेते हैं बस। और अदरवाइज सो कंडक्ट्स हिमसेल्फ in matters relating to the business, it is not reasonably practicable for the other partners to carry on the business in the partnership firm। समझे? तो वही बात है जो मैं समझा चुका आपको कि उसकी कंडक्ट ऐसी है। कैसी कंडक्ट है कि इट इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल फॉर द अदर पार्टनर्स, जो अन्य भागीदार हैं, अन्य पार्टनर्स हैं, उनके लिए प्रैक्टिकेबल ही नहीं रहा। समझे? युक्ति युक्त रूप से ये प्रैक्टिकेबल नहीं रहा है कि वो उसके साथ पार्टनरशिप में काम कर पाए। लगातार झगड़ता रहता है, सब कॉन्फिडेंस टूट गया है, कभी घर पे अकाउंट ले जाता है, कभी पार्टनरशिप फंड का मिसयूज करता है। तो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, म्यूचुअल फेथ में चलते हैं, वो सब तो हिल चुका है। सो प्लीज इट्स नॉट रीजनल पॉसिबल टू वर्क इन पार्टनरशिप, प्लीज डिसॉल्व आवर पार्टनरशिप फर्म। सो दिस इज व्हाट डी। नाउ कम टू ए। क्या कहता है ई? ई में भी समझ लीजिए बचवा, ई में रटने में दिक्कत आएगी आपको, लेकिन आपको ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा, सारे पॉइंट रटने भी पड़ेंगे अल्टीमेटली। दैट ए पार्टनर, कौन सा पार्टनर? अदर देन द पार्टनर सुइंग, यानी कि जो पार्टनर सू कर रहा है उससे अन्य पार्टनर, हैज इन एनी वे ट्रांसफर्ड व्हाट होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू थर्ड पार्टी। एक बात कि एक जो पार्टनर है उसने अपना हिस्सा किसी तीसरे को दे दिया है, ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी। और प्लीज माइंड इट, दिस इज द होल ऑफ द इंटरेस्ट। वर्ड इज होल ऑफ द इंटरेस्ट मीन्स में अंडरलाइन करोगे इस बात को। इट मीन्स व्हाट कि अगर वो पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है, 20% की हिस्सेदारी है, उसने केवल 10 हिस्से 10% किसी को दिया है, तो होल द इंटरेस्ट नहीं गया उसका उसमें। तो क्लॉज ई विल बी एप्लीकेबल व्हेन ही ट्रांसफर्ड होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू थर्ड पार्टी। किसी थर्ड पार्टी को पूरा का पूरा हिस्सा बांट दे। भैया देखो कॉन्फिडेंस का बिजनेस था, बिजनेस हमें तोहार साथ करना था, अब किसको ले आया इसकी जगह? आप किसी और को हिस्सेदार बना दिया, एक तरीके ट्रांसप्लांट कर दिया आपने उसको, पूरा का पूरा हिस्सा बेच दिए हो। ऐसा नहीं हो सकता था। तो हम जा रहे हैं कोर्ट, फिर अब रखो बिजनेस खत्म करो फिर भी। दिस इज व्हाट। तो डोंट फॉरगेट दिस वर्ड, होल ऑफ द इंटरेस्ट इन द फर्म हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द थर्ड पार्टी। ये एक पॉइंट हुआ। और हैज अलाउड हिज शेयर टू बी चार्ज्ड अंडर सीपीसी रूल 49, ऑर्डर 21 रूल 49 सीपीसी के अंतर्गत चार्ज हो गया, मतलब एक तरीके से उसको मोर्टगेज कर दिया, भारित हो गया, उस पर चार्ज हो गया, समझे। और हैज अलाउड इट टू बी सोल्ड इन द रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। बस इतना ही बहुत। 3 पॉइंट है इसमें। पूरा का पूरा उसने अपना जो इंटरेस्ट है वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया।
या सीपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत, सीपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत उसको उसको चार्ज कर दिया, मतलब उस पे, अब इसको ऐसे रट लीजिए बस, इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हैज अलाउड हिज शेयर, अपने हिस्से पर उसने चार्ज करवा दिया उस पर। और थर्ड ये है पूरा का पूरा बेच दिया, सोल्ड कर दिया, किसमें, एरियर्स की रिकवरी में। एरियर्स किसके, लैंड रिवेन्यू के एरियर्स में, ध्यान रखना, एरियर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू। लैंड, ये किसी और एरियर्स की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है जो लैंड रिवेन्यू के एरियर के रिकवरी हुई और उसमें अपना हिस्सा उसने बेच दिया। रिकवरी, रिकवरी हुई, किसकी हुई, एरियर्स की हुई। कौन से एरियर्स की हुई, लैंड रिवेन्यू की हुई। और एनी ड्यूज रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू ड्यू बाय द पार्टनर्स। इतना भी याद कर, इतना याद करिए, बहुत है बस ये। तो 3 पॉइंट हो गए। होल ऑफ द इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, ऑर्डर 21 रूल 49 में he allowed his share to be charged, and third is what he sold his share in recovery of arrears of land revenue। इन तीनों बातों में जब when he is doing away with his share, then in that case again अदर पार्टनर जिसने काम किया, ट्रांसफरर वाला नहीं, जो अदर पार्टनर है, वही बात फिर ए बी सी डी पार्टनर्स हैं। डी ने ऐसा काम किया जिनकी हमने जिक्र किया है, तो इनमें से कोई, ए बी सी में से कोई, इनमें से कोई भी व्यक्ति जाकर के सू कर सकता है। एंड देन कम्स द एफ, लास्ट, बहुत सिंपल सा है, दैट द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन सेव एट द लॉस। जो बिजनेस है, अब अगर चलाएंगे तो घाटा ही होगा, तो घाटे में चलाना है तो चलाते रहो। इट कैन नॉट बी कैरीड ऑन सेव एट लॉस का मतलब है कि अब ये चलेगा तो घाटा ही होता रहेगा, तो घाटा क्यों करें। अब कुछ पार्टनर कहेंगे, मान लो नहीं अभी कुछ और देखते हैं, 1 आध साल और देखते हैं, फिर देख लिया कि नहीं भैया मेरे बस की नहीं है, गेट इट डिसॉल्व्ड। तुम म्यूचुअल कंसेंट से मान जाओ, सेक्शन 40 में मान जाओ कहना, नहीं मानते हो, देन आई एम गोइंग 44, फिर मैं कोर्ट में जाकर डिसॉल्व करा के लाऊंगा भाई। तो ये है बात इसमें। और ये आ जाइए जी, पढ़िए जरा। ऑन एनी अदर ग्राउंड विच रेंडर्स इट जस्ट एंड इक्विटेबल दैट फर्म शुड बी डिसॉल्व्ड। तो ये है एक जनरल क्लॉज, एक इसमें आप देखो कि वाइड पावर्स हैं कोर्ट के पास, रेजिडरी काइंड ऑफ ये क्लॉज हुई कि जब कोई केस किसी और में कवर्ड ना हो, है ना। जैसे एक केस है, केस का नाम लिख लीजिए आप, एबॉट वर्सेस क्रम्प, एबॉट वर्सेस क्रम्प। इसमें क्या हुआ था कि 2 पार्टनर हैं ए और बी, तो एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर की पत्नी के साथ एडल्ट्री का कृत्य किया। तो ऐसे संबंध में आप समझ सकते हो कहीं और बात तो क्लॉज तो आएगी नहीं। तो ये ऐसी क्लॉज यहां पर है कि यहां पर संबंध इस तरीके के हो गए, फिर अब एक्रिमोनियस हो गए कि अब यहां पर चल नहीं सकता। तो ये एक ऐसी ग्राउंड है, एनी अदर ग्राउंड, ये कोई भी ग्राउंड हो सकती है, स्पेसिफिकली तो चलेगी एफ तक। जब आप लॉस की कैटेगरी में लाएंगे तो एफ में लेकर आएंगे, कहीं पर लाएंगे आप परमानेंटली इनकेपेबल पर लाएंगे, कहीं पर लाएंगे अनसाउंड माइंड ग्राउंड पर लाएंगे, कहीं पर लाएंगे कंडक्ट अनवर्दी ऑफ उसके ऊपर लाएंगे, मिसकंडक्ट रिलेटेड टू बिजनेस पर लेकर के आएंगे। तो वो तो ग्राउंड्स हो गई स्पेसिफिक ए टू एफ तक। यहां पर जी है एनी अदर ग्राउंड, कोई भी ऐसा आधार जिससे कि डिजोल्यूशन जो है जस्ट एंड इक्विटल लगे, न्याय प्रिय लगता हो, है ना, न्याय के हित में लगता हो कि भी इस आधार पर फर्म को डिसॉल्व करना न्याय हित में होगा। अब जैसे अबॉट वर्सेस क्रम्प में है, अगर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर की पत्नी के साथ एडल्ट्री किए हुए, तो अब ये कहे कि साहब क्या तुम्हारे को लॉस हो रहा है, लॉस वाली क्लॉज में नहीं जा सकते, मिसकंडक्ट रिलेटेड टू बिजनेस पर नहीं है, इससे बिजनेस भी इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर एक ये जी क्लॉज का सहारा मिलेगा कि ये यहाँ पर ऐसे संबंध हो गए कि इन संबंधों में साथ बिजनेस नहीं किया जा सकता। तो दिस इज द जी एज वेल। तो ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 क्लॉजेस हो गई जहां पर आपकी पार्टनरशिप फर्म
डिसॉल्व हो सकती है। ठीक, तो क्वेश्चन मेंस में कैसा आएगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं इसके बारे में। मैं लिखता क्या, मैं ऐसे समझा देता हूं, ज्यादा बेहतर है। देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनाना होगा तो कहेंगे डिस्कस दी ऑल दी मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, फिर आपको सब लिखने पड़ेंगे। या फिर क्योंकि आपने देखा 44 अपने में क्वाइट लेंथी हो जाता है ना, तो डिस्कस द कंटिजेंसीज, डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू कोर्ट, तो सेक्शन 44 को कन्फाइन करेंगे आप। तो आपसे 44 पर 43 पर इंडिविजुअल भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन सबको मिलाकर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली 99% एक दो केस लॉ का नाम तो आएगा ही आएगा, लेकिन अदरवाइज ये बेयर एक्ट की को ही रिप्रोड्यूस करना है आप लोगों ने, बस ये। तो उनका इसी तरीके से आप रेडी कर लीजिए। तो फ्रॉम माय साइड फॉर द फाउंडेशन कोर्स, ये जो चैप्टर आपका डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, दैट इज ओवर। तो आई बिलीव कि आप कर लेंगे इसमें। इसमें प्रीलिम्स की क्लासेस और मेंस की क्लासेस दोनों के मिक्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ प्रीलिम्स की तरफ से आता है। सेक्शन 45 में जिक्र किया गया है, इसमें बात की गई है कि बेसिकली ये बात कही गई है, पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल आफ्टर dissolution liable to third party public notice। ये बात फिर वही है जैसा हम लोगों ने पहले किया है ना, रिटायरिंग पार्टनर के लिए किया, एक्सपेल्ड पार्टनर के लिए किया, कि अगर अभी डिसॉल्व होगी तो सभी पार्टनर्स अपने घर गए तो उनकी लायबिलिटी है नहीं, कि बस पब्लिक नोटिस तक उनकी लायबिलिटी भी बनी रहेगी, थर्ड पार्टीज के प्रति उनकी लायबिलिटी बनी रहेगी। सेक्शन 45 को इस संदर्भ में कर लेना, बिल्कुल सेम पैरामीटर पर है, इसमें कहीं कुछ भी नया नहीं है। तो अब ये दिस इज द एंड, कंप्लीट एंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम माय साइड। अब इसके बाद में मुझे केवल एक सेक्शन बचा है जो आपको कराना है, एक क्लास है उस पर, वो है सेक्शन 69 पर। सेक्शन 69 की क्लास होनी है और वो क्लास लेंगे, अब 2:25 हो गए, वो क्लास अपन लोग लेते हैं, आज ख़त्म करते हैं तो 6 बजे मिलते हैं फिर। आज पार्टनरशिप नहीं या हम लोग नहीं, ठीक है। तो सी यू एट 6 PM फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप। 6 PM प्लीज़, हाँ 6 PM की जो क्लास होगी उसमें पार्टनरशिप फर्म वाला पार्ट हम लोग फिनिश कर देंगे, ठीक है। आज पार्टनरशिप एक्ट ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है जी, बाय बाय। तो आई होप यू लाइक द क्लास, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया, बताइए। आपको लेक्चर पसंद आया, जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए। मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया, बस इन दोनों से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए। तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर आपके लिए MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से आपको। हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन भी डाल दें सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं हम, विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल अकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।